हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पंचायती राज व्यवस्था का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये चौथा पार्ट होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो का तीनों पार्ट आगे का नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो पार्ट देख लें, क्योंकि वहीं से आपका बेस जो है वो क्लियर होगा। आइए बात करते हैं आज अगला पार्ट, और ये पार्ट संबंधित है नगरीय प्रशासन से। हमारी बातें सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तक आके नहीं रुक जाती हैं, इसके आगे भी हमें ध्यान देना पड़ता है, जो कि आज की टॉपिक है नगरीय प्रशासन। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नगरीय प्रशासन, और यहाँ हमको पढ़ना है नगर पालिकाएँ। तो देखते हैं डिटेल से कि क्या बातें हैं। इसके पहले हम लोगों ने 73वां संविधान संशोधन पढ़ा था, और ये जो है ये 74वां संविधान संशोधन है, और ये आया था 1993 में। ठीक है, इसके पहले वाला जो था वो 1992 में आया था, और ये वाला क्या है 1993 में आया है। ठीक है, 1 जून 1993 से लागू भी हो गया। सर्वप्रथम कानूनी रूप से जो नगर पालिका है या नगर निगम है, ये बनाई गई थी 1687 में मद्रास में। सबसे पहली नगर पालिका या नगर निगम कहाँ बनाई गई थी? नगर निगम याद रखिए उसको, नगर निगम सबसे पहला कहाँ बनाया गया था? तो मद्रास में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1687 में। 6, 7, 8, थोड़ा सा अटपटा सा लिखा हुआ, 6, 7, 8 लाइन से हो गया होता तो मज़ा आ गया होता, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, 6, 7, 8 ऐसे याद कर लीजिए। 1687 में बनाया गया था, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था नगर निगम। ठीक है, जगह याद रखिएगा मद्रास। 1793 का जब चार्टर एक्ट आया, ठीक है, उस चार्टर एक्ट में 3 बड़े महानगरों में जो है नगर निगम बनाए गए। एक मद्रास, एक कलकत्ता और एक बम्बई। ये 3 बड़े महानगर थे उस समय के, और तीनों महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई। कब? 1793 में। तो अभी तो हमने पढ़ा मद्रास में हुआ था, तो दोबारा मद्रास में हो क्या? हाँ, और बेहतरीन तरीके से और बड़े लेवल पे इसके कार्यक्रम के द्वारा, सुधार कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पे स्थापना किया गया। इसके बाद सीधे आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 पर। ठीक है, 1919 पर यहाँ क्या हुआ? नगरीय प्रशासन के स्पष्ट प्रावधान किए गए। मतलब पूरी तरीके से सरकार, ब्रिटिश सरकार जो थी वो फोकस्ड हुई किस पर? नगरीय प्रशासन पर, और उन्होंने कई सारे प्रावधान बनाए। तो इस प्रावधान में, इस नगरीय प्रशासन में हिस्सा भी लिए कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टंडन। इन सभी लोगों का नाम आता है, जो कि नगरीय प्रशासन में इनकी अच्छी खासी भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू जी तो इलाहाबाद नगर पालिका में अध्यक्ष भी चुने गए थे सन 1924 से 25 के दौरान। जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष भी चुने गए थे। ठीक है, अब फिर बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि स्पेशली देखिए हमें स्वतंत्रता के बाद ही बात करना था, लेकिन थोड़ा सा अगर बैक पीरियड में देखेंगे, अगर हम शुरू से बातें रखेंगे ध्यान में, तो थोड़ा सा बेस अच्छा होता है, इसलिए मैंने बता दिया वहाँ पे। स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी काफ़ी समय तक, तो देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद कंडीशन हमारी ऐसी नहीं थी कि हम तुरंत नगर पालिका, नगर निगम पर अपना ध्यान फोकस करें। आज़ादी के बाद सरकार का जो फोकस था सबसे पहले तो संविधान पे था, कि भाई हम लोग अपना संविधान तैयार कर लें, क्योंकि बिना कानून के, बिना अनुशासन के शासन नहीं किया जा सकता। तो मेन काम ये था। उसके बाद दूसरा बड़ा काम था कि सारे राज्य रजवाड़ों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, वो भी काम हुआ, संविधान भी बनाया गया। फिर जितने भी संवैधानिक पद थे उनकी स्थापना की गई, जगह जगह राज्यपाल, जगह जगह विधानमंडल, विधानसभाएं, जहाँ जैसी ज़रूरत समझ में आई वो बनाए गए, तमाम डिपार्टमेंट खोले गए। उसके बाद जो सरकार का मूल उद्देश्य बना, ये हुआ कि लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। तो तुरंत तो सरकार कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे पास फंडिंग भी इतनी अच्छी खासी नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले कृषि पर जोर दिया जाए। तो शुरुआती दौर में जो पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं वो कृषि पे आधारित थी, वहाँ पे जोर दिया गया कृषि पर। फिर उसके बाद जब 5 साल बीत गया, तो उसके बाद ये लगा कि अब कृषि से हट के भी हमें कुछ सोचना चाहिए। तो फिर हमने अपना दिमाग कहाँ लगाया? औद्योगिक विकास पर लगाया, यानी तरह के बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ थीं, औद्योगिक कंपनियाँ, उन सब का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और वो सब हमारे सामने आई। थोड़े समय बाद, ठीक है, थोड़े समय बाद जब ये सब हो गया, तो उसके बाद देखें कि 1962 में हमारा युद्ध हो गया चाइना से, 65 में पाकिस्तान से। तो कंडीशन फिर से गड़बड़ाने लगी। तो सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, यहाँ पे आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। तो एक इस तरह से प्रावधान आया कि लोग अब आत्मनिर्भर हो, हर चीज़ पे सरकार पे डिपेंड रहना ये सही नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग प्लान के हिसाब से सरकार ने काम किया।
तो काफ़ी समय बाद, आज़ादी के तुरंत बाद, हम अपना दिमाग इस नगर निगम वाले कार्यक्रम पे फोकस ही नहीं कर पाए। हाँ, हमने फोकस किया था, सबसे पहले हमने ग्राम पंचायत पे फोकस किया था, तभी तो बलवंत राय मेहता समिति बनी, अशोक मेहता समिति बनी, पी.के. थांगलू समिति बनी। तो कई इस तरह से समितियां आई हमारे सामने जिसमें कहा गया कि भाई द्विस्तरीय व्यवस्था होना चाहिए, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय व्यवस्था होना चाहिए, अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों ने कहा, सबकी बातें भी हमने मानी, उस चीज़ को लागू करना चाहा, लेकिन कई मामलों में कई सारी चीज़ें फेल हो गई। लास्ट में बलवंत राय मेहता समिति ही अच्छे तरीके से टिक पाई। तो हमारा जो प्रयास था, ऐसा नहीं था कि हम बैठे थे, हम कुछ सोच नहीं रहे थे, हमारे काम चल रहे थे, लेकिन अभी हम गांव के स्तर पे काम कर रहे थे। अभी हम अपनी विचारधारा को उठा के डायरेक्ट महानगर का विकास करने के लिए नहीं चल पड़े थे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो था वो गांव पे था। जो महानगर थे उनकी स्थिति गाँव से काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ ठीक ठाक था अपेक्षाकृत गाँव से। इसलिए बहुत समय तक हमने जो है नगर निगम वगैरह पर या नगर पालिका वगैरह पर फोकस नहीं किया। फोकस कब किया? देखिए 1989 में, आज़ादी तो मिली 1947 में, लेकिन हमने नगर पालिका पे फोकस करना शुरू किया कब? 1989 में फोकस किया। ठीक है, तो 1989 में भी दोस्तों जब हमने फोकस किया ना, उसके बाद भी लोगों को ये लगा कि अभी नगर निगम पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे, ये जो है 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए, और लोकसभा के भाई नेता थे, तो लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से फेल हो गया और वह कानून नहीं बन पाया। कौन सा? 65वां संविधान संशोधक विधेयक लाना चाहें, लेकिन वो फेल हो गया। उसमें क्या लाना चाह रहे थे? उसमें वो जो है नगर निगम संबंधित जो है बातें रखना चाहते थे। नगरीय प्रशासन के स्पष्ट प्रावधान जो थे उसको और अच्छे से सुधार करके हमारे सामने रखना चाहते थे, लेकिन वो फेल्योर हो गया। स्टार्टिंग में जब 1989 में उन्होंने किया तो फेल हो गया, क्योंकि लोग 1989 तक फेल होने का मतलब यह दोस्तों कि लोग चाहते थे कि जो विकास है वो गाँव में हो, शहरों की तरफ विकास के ऊपर लोगों का फोकस नहीं था, अदरवाइज ये पास हो गया होता। हाँ, तो हुआ नहीं। उनके बाद जाकर के इस विधेयक में सुधार करने का काम मिला प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को, और फिर से लोकसभा में पेश किया गया 22 दिसंबर को और राज्यसभा में 23 दिसंबर को। अंततः जो है ये विधेयक पास हो जाता है। ठीक है, और यही विधेयक जो 20 अप्रैल को फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल जाती है, और यही विधेयक हमारे सामने 74वां, देखिए इसके पहले 65 था, 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। सॉरी, 93 के रूप में, ठीक ना, 92 नहीं है। प्रस्तुति एक्चुअली देखिए, प्रस्तुत होना और पास होना, संविधान जो संशोधन बना, विधेयक प्रस्तुत होना और अधिनियम बन जाना, दो अलग बातें हैं। तो स्टार्टिंग 1992 में इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया और 93 में ये चीज़ें लागू हो गई हमारे सामने, संशोधन क्लियर हो गया। तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद हुआ 1 जून 1993 को ये लागू भी हो गया, और लागू होने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन किए गए, तो याद रखिए भाग 9 क जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो कि 243 त से लेकर के 243 य छ माने छतरी, 243 त से लेकर के 243 य छ तक पूरा हमको पढ़ना है। किसमें? इस नगर प्रशासन में, नगरीय प्रशासन में। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से योजनाएं चल पड़ी थी। अभी हमने गांव में सारी चीज़ें बात कर लिया, गांव स्तर पे बात कर लिया। ये जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये नगर स्तर पे बात कर रहे हैं कि अगर जैसे गांव में हमने पढ़ा कि भाई चलिए ग्राम पंचायत होगा, बीच का एक होगा, मध्यवर्ती होगा, चाहे उसको मंडल पंचायत बोलेंगे, क्षेत्र पंचायत बोलेंगे, ब्लॉक प्रमुख बोलेंगे, और एक जिला स्तर पे होगा। तो ये हमने वहाँ पढ़ा। लेकिन अब बात अगर नगर की आती तो वहाँ किस हिसाब से व्यवस्थाएं होंगी, तो वहाँ भी त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं फॉलो की जा रही थी। एक था नगर पंचायत, एक था नगर पालिका परिषद और एक था नगर निगम। तो बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूजन में बने रहते हैं कि सर नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये इसमें क्या डिफरेंस है, ये अलग अलग हैं, तो किस तरीके से ये अलग अलग हैं, इसमें अंतर क्या है। तो आज आप अंतर क्लियर कर लोगे। देखो अभी क्या हो रहा है कि क्या आपकी गांव धीरे धीरे नगर में बदल रहे हैं। आप देखो तो आज से 5 साल 10 साल पहले जो मार्केट छोटी थी, अभी उस मार्केट का आकार, बाजार का आकार थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे उसमें वृद्धि देखी जा रही है। लगभग मैं अगर आपकी बात कर लूँ, आपके गांव की बात कर लूँ, अगर वह विकास के दायरे में, तो थोड़ा बहुत विकास तो हो ही रहा होगा। बहुत कम ही गांव ऐसे होंगे जहां विकास नहीं हो रहा होगा, नहीं तो गांव में विकास हो रहा है और गांव जो हैं वो नगर में बदल रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे। तो ऐसे गाँव जो नगर में चेंज हो रहे हैं, वहाँ पर नगर पंचायत बनता है।
ठीक है, कि सपोर्ट किया जाता है भाई कि गांव जो है वो नगर में बदलें, क्योंकि नगर में बदलेंगे तो व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, बेहतर होंगी पहले से। अच्छे स्कूल खुलेंगे, अच्छी बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां वहाँ पे आएंगी, अच्छी इंश्योरेंस की कंपनियां आएंगी और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। इसके अलावा जो है लाइट, मोबाइल, नेटवर्क, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें एक अच्छे लेवल पे लोगों को मिल सकेंगी। कब? जब गांव से नगर में चीज़ें परिवर्तित होंगी। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पलायन, कि गांव के लोग पलायन कर रहे हैं कहाँ पे? शहर की तरफ, तो शहरीकरण होता है, ठीक है, वो शहरीकरण। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं नगरीकरण की। नगरीकरण मतलब जो गांव है वहाँ से पलायन नहीं हो रहा है, गांव ही नगर बन रहा है और ये नगर ही शहर बनेगा। बात को समझ रहे हैं अपना? गांव नगर बन रहे हैं, ये नगर शहर बन रहे हैं। तो अभी हम लोग के गांव में अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाहर कमाने जाते हैं, तो उनका गांव वहीं स्थिर हो जाता है, वो तो बाहर चले जाते हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन गांव का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ उस टाइप की चीज़ों की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है कि गांव का डेवलपमेंट हो और गांव धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाए कि वो नगर में बदल जाए। तो जब नगर में बदलेगा तो वहाँ एक नगर अध्यक्ष होगा, वहाँ एक क्या होगा? नगर पंचायत का जो सबसे हेड होता है कौन होता है? नगर अध्यक्ष होता है, नगर पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद नगर पालिका परिषद, जो छोटे छोटे नगरीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जो देखिए जो बदल रहे होते हैं वो नगर पंचायत, जो बदल चुके होते हैं वो नगर पालिका कि अब हाँ ये नगर हो गए हैं, सिटी लायक हो गए हैं, तो वहाँ भी अध्यक्ष होते हैं, नगर पालिका परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। और नगर निगम, जो बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं, छोटे नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका और बड़े नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम। ऐसा शहर जहाँ की जनसंख्या 10 लाख हो जाए, तो क्या आपके गांव में 10 लाख लोग हैं? नहीं है, तो मतलब वो महानगर नहीं है, तो बड़े नगरीय क्षेत्र नहीं है। तो नगर निगम तो बोला जाता है बड़े नगरीय क्षेत्रों में, लेकिन जहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या क्रॉस हो जाएगी वो महानगर हो जाएगा। और ये महानगर या नगर में क्या होते हैं? ये महापौर होते हैं या मेयर होते हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको पुकारने का तरीका है, कुछ है नहीं, महापौर या मेयर। ऐसे क्षेत्र जिन्हें राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया हो, कई सारे क्षेत्रों को राज्यपाल क्या करते हैं? औद्योगिक नगरी घोषित करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो नोएडा हो गया, ठीक है, तो नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया गया, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इस तरह से कई सारे क्षेत्र हैं जो नगरीय औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो वहाँ पे नगर पालिका का गठन नहीं होगा, चाहे जनसंख्या कितनी भी ज़्यादा हो जाए, वहाँ नगर पालिका का गठन नहीं होगा। और ये कहता है 243 क्यों? तो क्यों से मत पूछना कि क्यों नहीं होगा, ऐसे याद कर लो आप, क्यों से मत पूछना कि क्यों नहीं होगा, ठीक है, बस नहीं होगा इतना ध्यान दो। योग्यताएं जो पिछले बार में हम योग्यताएं पढ़े थे वही योग्यताएं यहाँ पर भी हैं, मतलब विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, 21 वर्ष की आयु हो, विधि द्वारा वंचित ना हो, ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। निर्वाचन में क्या है? सभी स्तर पर अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा हो जाता है। गांव में क्या था कि कुछ चीज़ें अप्रत्यक्ष थी, सदस्य जो थे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, लेकिन जो अध्यक्ष होते थे उनका चुनाव सदस्य ही करते थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ चुनाव हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या है? सभी स्तर पर, चाहे हम अध्यक्ष की बात करें चाहे हम सदस्य की बात करें, सभी का चुनाव डायरेक्टली कौन करेगा? जनता करेगी, ठीक है। कार्यकाल जो होगा सेम टू सेम है दोस्तों, 5 वर्ष। अगर भंग होने पर निर्वाचन के 6 माह अंदर ही करना पड़ेगा, नई गठित पालिका की शेष अवधि तक वो कार्य करेगा। और अगर विघटन में खाली 6 महीना बचा है तो वहाँ पे निर्वाचन की आवश्यकता नहीं, 6 महीना टाल ले जाएंगे। पिछली वीडियो मैंने बताया था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आरक्षण की भी सेम व्यवस्था है, SC ST को जैसा राज्य चाहे वैसा आरक्षण दे सकता है, OBC में का भी आरक्षण अगर राज्य चाहे तो दे सकता है, और महिलाओं का जो रहेगा 1/3 रहेगा। ये 243T में जनसंख्या के अनुसार ये चीज़ें होंगी, ये कहा गया। उत्तर प्रदेश जो है सन 2000 में सबके लिए सीटें फिक्स किया कि कैसे कहाँ रहेंगी। तो आरक्षण जो SC ST का जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, महिलाओं का 1/3 फिक्स होता है, और OBC का अगर राज्य चाहे तो करे, ना चाहे तो कोई बात नहीं। इसके अलावा दोस्तों 2 नई चीज़ें हैं, एक जिला योजना समिति है और एक महानगर योजना समिति है। तो देखिए जिला योजना समिति में क्या है? जिला योजना समिति दिया गया है 243 ZD में, ठीक है, ZD में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको किसी भी तरह से याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, जोनल डिस्ट्रिक्ट, जोन ZD डिस्ट्रिक्ट, यानी पूरा का पूरा जोनल डिस्ट्रिक्ट, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, जिला योजना समिति, ऐसे करके याद कर लीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक राज्य जो है वो जिला योजना समिति बनाएगा, एक कमेटी बनाएगा जिसका नाम रहेगा जिला योजना कमेटी, ठीक है। जिले में पंचायत और नगर पालिका द्वारा बनाई गई योजनाओं को
जो पूरे ज़िले में जो पंचायत योजना बना रही है, मतलब जो पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं, और जो नगर पालिका योजना बना रही है, इन सारी योजनाओं को समेकित करके पूरे ज़िले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। मतलब सबके बारे में जान समझ कर कि कौन सा नगर कैसे विकसित किया जाना है, पूरा का पूरा प्रारूप फॉर्मेट तैयार करना इसका काम है। किसका? इस जिला योजना समिति का काम करना है। इस जिला योजना समिति में जितने लोग होंगे उसके 4/5 लोग नगर पालिका और पंचायत के सदस्य होंगे। मतलब क्योंकि यही लोग तो भाई काम करेंगे, यही लोग तो डिसाइड करेंगे कि योजना कैसी बननी चाहिए, कैसी नहीं बननी चाहिए। तो अगर वो लोग जिला योजना समिति में रहेंगे तो चीज़ों को बेहतर ढंग से बता सकते हैं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए 4/5 जो है वो नगर पालिका और नगर पंचायत के जो सदस्य रहेंगे वो जो है यहाँ भी सदस्य होंगे किसके? जिला योजना समिति के। ये तो रहेगी जिला योजना समिति। इसके बाद महानगर योजना समिति है। महानगर योजना समिति में क्या होती है? सेम चीज़ें जिला के स्तर पर ना होकर महानगर के स्तर पर है। मतलब संपूर्ण महानगर के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना, ये काम रहेगा। और जो अध्यक्ष होगा ना वो विकास योजना को राज्य को भेजेगा, क्योंकि भाई जब तक जिले में आप विकास करें तो ठीक है, लेकिन अब बात महानगर की, महानगरों का विकास करना ये राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसका विकास का जो फॉर्मेट होगा वो राज्य को भेजा जाएगा। और जो मेंबर होंगे 2/3 मेंबर, 2/3, वहाँ 4/5 मेंबर थे और यहाँ 2/3 हैं। नगर पालिकाओं के सदस्य और पंचायतों के अध्यक्ष, दोनों बातें ध्यान दीजिएगा। नगर पालिका के तो वहाँ क्या था? खाली सदस्य होंगे, वहाँ अध्यक्षों की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या है? नगर पालिकाओं के सदस्य और पंचायतों के अध्यक्ष अपने में से निर्वाचित होंगे। 2/3 लोग यहाँ से निर्वाचित किए जाएंगे, बाकी बचे हुए जो हैं वो विधानमंडल अपने तरीके से निर्वाचित करेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसके बाद हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करेंगे और वो इस टॉपिक का आखिरी हिस्सा होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये पार्ट बिल्कुल अच्छा लगा होगा। और जो लोग पॉलिटी को शुरू से नहीं देख रहे हैं, देखिए अनुच्छेद 1 से बताने वाली कोई बात नहीं है। आप राष्ट्रपति से वीडियो देखिए, मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो को सीरियल क्रम से लगा दिया हूँ। जिस क्रम में मैंने लगाया उसी क्रम में आप पढ़िए, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। और जो भी चीज़ें छोटी हूँ मैं धीरे धीरे आपको देता रहूँगा। थोड़ा सा एंशिएंट रोका हूँ और कल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आज परेशान होने वाली बात नहीं है, आज कुछ और चीज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि लगातार अगर एंशिएंट जाता रहेगा आपके माइंड में ना, तो थोड़ा सा आप परेशान हो जाओगे। कई दिन से मैं लगातार एंशिएंट ही फोकस किया हुआ था। हाँ, एस्ट्रोनॉमी का वीडियो मैं शाम तक आपको आज प्रोवाइड करूँगा, आप देखिएगा और बताइएगा कैसा रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक विशेष सोचना कि अगर आपके वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए। 40-50 सेकंड में आप स्किप करके कितना समय बचा लेंगे? इतना अगर समय आप बचाते हैं तब तो आज आपको दुनिया में नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। काश आप समझो हमारी बात को, इतना समय बचाओ, लेकिन थोड़ा सा अगर समय आप हमारे लिए दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं यार आपको अपना परिवार समझता हूँ, अपना भाई बहन मानता हूँ, तो थोड़ी सी अगर मैं कोई बात करता हूँ तो उस बात को सुना करिए, समझा करिए। बहुत विनम्र निवेदन है और कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे लिए भी, इसलिए मैं करता हूँ ऐसा। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है और मौका पड़ने पर मैं आपको बताऊँगा भी कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखकर फ़ायदा उठा सकें और जान सकें सारी चीज़ें क्या होती हैं, सच्चाई क्या होती हैं और पढ़ाई करने का तरीका कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।